टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, आपके हर सवाल का जवाब है टैक्स गुरु, जहां ना हम सिर्फ आपके उलझनों को दूर करते हैं बल्कि टैक्स बचाने के गुर भी सिखाते हैं। हर बार की तरह इस बार हमारे शो में खास मेहमान है, टैक्स गुरु हैं गौरी चड्ढा जी। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी सावधानी के साथ इस लॉकडाउन में रह रही होंगी, लेकिन फिर भी ये तैयार हुई कि नहीं, हम सारे टैक्स गुरु के सवालों का जवाब देंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि गौरी से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। दरअसल अगर लॉकडाउन के बीच में अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आ रहा है आपको नोटिस, तो कैसे दें उसका सटीक जवाब। अपने इनकम टैक्स के ई रिटर्न फाइलिंग अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाएं, दुरुपयोग से बचने का क्या है तरीका, और प्रॉपर्टी के किराए से आपकी हो रही आमदनी तो कैसे बचाएं सबसे ज्यादा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे शो में, लेकिन इससे पहले एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। लॉकडाउन है, हर कोई चैन से घर पे था कि चलिए घर की बाकी चीजों को देखेंगे, कामकाज देखेंगे, लेकिन इस बीच कई लोगों के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आना शुरू हो गया है। और जैसे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आता है, चाहे आपके हित में ही क्यों ना हो, लोगों की टेंशनें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन दिनों नोटिस किस बात को लेकर आ रहा है सबसे ज्यादा, और उससे कैसे बचा जाए, गौरी बताएंगे हमें। गौरी, बताइए कि अभी सबसे ज्यादा नोटिस किस तरह के आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। देखिए लक्ष्मण, जो हमारा डिपार्टमेंट है वो इस टाइम पे 33% ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे काम कर रहा है। डिपार्टमेंट को भी ये बोला गया है कि वो जो आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं उनकी रिकवरी करे। हालांकि जो नए नोटिसेस हैं उनको इशू करने का टाइम बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी उनको जो है उसको जून तक कंप्लीट करना है। तो अब नोटिसेस देखा गया है कि आने शुरू हो गए हैं कुछ लोगों को। हालांकि मेरा मानना ये है कि इसको भी एक्सटेंड कर देना चाहिए और नोटिसेस इस वक्त नहीं आने चाहिए, क्योंकि हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत है इस वक्त रिप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप ये देखेंगे जो सारा सिस्टम है वो डिजिटलाइज हो चुका है और सब कुछ अब ऑनलाइन अवेलेबल होता है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि जितने लोग रिप्लाई कर सकते हैं, नोटिस को हैंडल कर सकते हैं, वो हैंडल करें, रिप्लाई करें। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से कि उनके पास ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस में पड़े हैं डॉक्यूमेंट्स और वो ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो वो लोग क्योंकि जो ऑनलाइन रिप्लाई है वो कर सकते हैं, वहां पे वो रिप्लाई करके एक टाइम एक्सटेंशन मांग लें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, एक्सटेंशन मांगे और एडजर्नमेंट के लिए अप्लाई करें। तो मुझे लगता है कि सरकार जल्दी इस पे एक क्लैरिफिकेशन भी इशू कर सकती है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए। बेसिकली हमारे पास जैसे एक दो ट्विटर पे लोगों के सवाल आए, उन्होंने आपत्ति जताई, सवाल नहीं आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारे पास सेक्शन 222 के अंदर नोटिस आ गया, जबकि हमने अभी अपील फाइल किया रेक्टिफिकेशन के लिए, वो अभी प्रोसेस भी नहीं हुआ है। ऐसे सवाल नोटिस का कैसे जवाब दिया जा सकता है? देखिए इस केस में भी ऑनलाइन उनको रिप्लाई करना होगा और उनको यही बताना होगा कि उन्होंने ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन फाइल करी हुई है जो प्रोसेस नहीं हुई है, और इसको ये ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, ई निवारण में भी जा सकते हैं इसको लेके और बता सकते हैं कि उनका 154 में रेक्टिफिकेशन फाइल हुआ है, फिर भी उनको नोटिस आ गया है, तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गौरी ने, वह है ई निवारण। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से एक खास व्यवस्था शुरू की गई है, आपकी हर समस्या का समाधान ऑनलाइन हो सकता है। तो आपके जो भी नोटिस आ रहे हैं उसका जवाब आप ई निवारण के जरिए दे सकते हैं, वहां पे जाके आप अपनी बात रह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं काफी कारगर साबित हो रहा होगा ये हथियार। फिलहाल शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। मुंबई से पहले कॉलर है मानस रंजन जी। मानस जी, मुंबई का क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे वहां पे। जी सर जी, अभी तो ठीक है। चलिए बताइए। हेलो। चलिए, उम्मीद करते हैं आगे भी ठीक रहेगा। आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिए। बताइए क्या उलझन है आपकी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई? अच्छा, मेरा एक कॉलीग है जो कि एक्सपेक्ट है जो कि बिजनेस प्रोफेशन सर्वाइव कर रहे हैं अंडर सेक्शन 44 बीबी में, ठीक है। उनका जो टीडीएस है, टीडीएस डिडक्ट होता है वो सेक्शन 195। अभी ये जो 144 बीबी में मुझे रिटर्न फाइल करना है, उसमें एक तो है उनका टर्नओवर है 1.25 करोड़, ठीक है। तो अभी मुझे ये पूछना था कि उसमें कोई लिमिट है जो कि 44 बीबी को एग्जम्पशन करता है, जैसा कि ऑडिट लिमिट जैसा 44 एडी में है 50 लाख के अबव, तो 44 ए नहीं एप्लीकेबल होता है, ऐसा कुछ 44 बीबी में है क्या? और दूसरा था जो उनका जो 10% ग्रॉस इनकम का रहता है, ग्रॉस रिसिप्ट का 10% टैक्सेबल इनकम होता है,
वो टैक्सेबल इनकम स्लैब मिलता है क्या, स्लैब एप्लीकेबल है क्या उनको। और एक है जो अभी मैं ITR 3 फाइल कर रहा हूँ, जिसमें एक नोटिफिकेशन आता है मुझे कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम 2.5 से ज्यादा है तो आपको बैलेंस शीट फाइल करना जरूरी है। तो ये मुझे कंफर्म करना था कि ये बैलेंस शीट मैंडेटरी है क्या। देखिए जो सेक्शन 44 डबल भी है वो स्पेसिफिकली मिनरल ऑयल के लिए है, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए है। तो उस केस में होता क्या है कि आपका जो टर्नओवर होता है उसका एटलीस्ट 10% आपको प्रॉफिट दिखाना होता है। जैसे 44 AD में ये लिमिट 8% और 6% है, इस केस में वो 10% है। तो जब आप इसको 10% पे लेके आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके स्लैब रेट पे टैक्सेबल हो जाएगी। और जो ITR आप जब भरेंगे तो आपको लॉजिकली बैलेंस शीट और P&L नहीं बनाना होता, क्योंकि स्पेसिफिकली सेक्शन में लिखा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एरर कई बार आ जाता है। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप जब पहली बार ये रिटर्न भर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करके चलिए। और जब अगर नोटिस आता है 139 का तो आप बैलेंस शीट P&L भरिए, वरना आप उसके बिना ही चल सकते हैं, क्योंकि सेक्शन में ये नहीं लिखा है कि आपको बैलेंस शीट और P&L बनाना है। चलिए, मुझे लगता है थोड़ा सा जटिल है इनका मामला। अगर फिर भी जैसा इन्होंने गौरी ने सुझाया, अगर ऐसा करने के बावजूद भी अगर परेशानी आपकी बनी रहती है तो आप टैक्स गुरु को फिर से लिखिए, टैक्स गुरु आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल करेगा। अगला सवाल लेते हैं, ये RP सिंह का आया है, सॉरी माफी चाहूंगा, अगला सवाल है PR सिंह का। ये दरअसल मुंबई से हैं और ईमेल के जरिए सवाल पूछे हैं। इन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया था और इनके बेटे की पढ़ाई पूरी भी हो चुकी है और जनवरी से इनका बेटा नौकरी भी करने लगा है। अब ये जानना चाहते हैं कि एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या उस पर किसी भी तरह के टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं? देखिए बिल्कुल, सेक्शन 80E के तहत जो आप एजुकेशनल लोन लेते हैं, जैसे कि आपने अपने बेटे के लिए लिया है, तो आपकी अपने लिए भी ले सकते हैं, स्पाउस के लिए भी ले सकते हैं और बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। उसमें जो आपका इंटरेस्ट का रीपेमेंट होता है वो 100% एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 80E में, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। और जो प्रिंसिपल का रीपेमेंट है उसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो अगर आपने अपने नाम पे लोन लिया है, रीपेमेंट भी आप कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली 80E के अंदर जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं सारा का सारा आप उसकी छूट ले सकते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्ट पे ही छूट मिलेगा, प्रिंसिपल पे नहीं मिलेगा। एक और बात जो मैं आपको नहीं बताया गौरी, वो ये है कि एजुकेशन लोन दरअसल ज्वाइंट लोन था इनका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए इससे ये फर्क पड़ता है कि जिसने लोन लिया है और जो रीपे कर रहा है फायदा उसी को मिलेगा। तो अब जॉइंट लोन था, इसका मतलब इनके नाम पे भी है वो लोन और रीपे ये कर रहे हैं, तो इनको बिल्कुल मिलेगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है जो इनके केस में हो रही हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं गौरव सैनी का, जो कि जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव जी बताइए, क्या उलझन है आपकी इनकम टैक्स से जुड़ी हुई? सर नमस्कार। मेरी एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन के रिगार्डिंग एक उलझन है सर। नमस्कार। मैंने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन लिया है। प्रॉपर्टी मेरे फादर के नाम से है, तो हमने ज्वाइंटली लोन लिया है और उस लोन को मेरे अकाउंट में ही आया था वो लोन का अमाउंट, और वो लोन का अमाउंट मैंने मेरे कजन ब्रदर को उसकी फर्म में ट्रांसफर कर दिया है, सारा का सारा। उसको नीड थी बिकॉज ऑफ। तो अब उसकी जो EMIs आ रही हैं वो मेरे अकाउंट से डिडक्ट होती है, और मेरा जो कजन ब्रदर है वो मेरे को वो अमाउंट, वो EMIs का अमाउंट मेरे को ऑन मंथली बेसिस मेरे को ट्रांसफर कर देता है। तो मेरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि वो जो अमाउंट मैं EMI का मेरे अकाउंट में वो ट्रांसफर कर रहा है, वो एज एन मेरी इनकम होगी या लोन रिपेमेंट होगी या क्या रहेगा वो, और क्या मतलब वो मेरे को इनकम में ट्रीट करना, तो मैं उसको ITR कैसे फाइल करूंगा? देखिए आपके केस में ये दोनों अलग ट्रांजैक्शंस मानी जाएंगी। जो पहली ट्रांजैक्शन है जो आपने लोन लिया है, वो तो जैसे आप दिखाते आ रहे हैं आप वैसे ही दिखाएंगे कि आपने लोन लिया है और आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। वो आप अपना, अगर आपका बिजनेस है तो आप उसको एक्सपेंस में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने उसी पैसे को अपने ब्रदर की फर्म में दे दिया, एज लोन दिया है। तो अब जो वो पैसा आपके अकाउंट में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं EMI दे रहे हैं, बट वो पैसा बेसिकली वो लोन को रीपे कर रहे हैं। तो उसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो आपकी इनकम बन जाएगी। आपको वो अपनी इनकम दिखानी होगी ITR में। आप इन दोनों ट्रांजैक्शंस को मिक्स नहीं कर सकते, आपको इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करना होगा। जो लोन आपने अपने ब्रदर को दिया है उससे जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम है, जो बैंक से आपने लोन लिया है और उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आपका खर्चा है।
तो दोनों अलग अलग है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे अपने ई फाइलिंग अकाउंट को साइबर खतरे से आप बचा सकते हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टैक्स गुरु में। लोगों के सवाल जवाब लें इससे पहले काफी महत्वपूर्ण बात, दरअसल जिस तरीके से हमने देखा है कि लोगों के बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, एटीएम कार्ड हैक कर लिया जाता है, वैसे ही इन दिनों ई फाइलिंग अकाउंट को हैक कर लिया जा रहा है और इसको लेकर इतना ज्यादा मामला बढ़ गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बारे में जरूरी सूचनाएं देनी पड़ गई कि आप अपने ई फाइलिंग अकाउंट को कैसे बचा करके रखें। तो हमारे साथ गौरी है। सबसे पहले गौरी, आपसे मैं ये समझूंगा कि ई फाइलिंग अकाउंट को हैक होने से कैसे बचाया जाए, क्योंकि इन दिनों रिफंड काफी ज्यादा आ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अप टू 5 लाख हम जो रिफंड्स हैं वो जल्दी से प्रोसेस करके लोगों को दे रहे हैं। तो अब जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो इस बात का फ़ायदा उठाएं और लोगों का पैसा अपने अकाउंट में ले लें। बहुत सारी ईमेल्स आने लगी, बहुत सारे एसएमएस आने लगे जहाँ पे ये बोला गया कि आप इस लिंक पे क्लिक करें और अपना ये ओटीपी दीजिए, पिन दीजिए, या कुछ इस तरह की ईमेल्स और एसएमएस देखने को मिले जिसमें से वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नहीं थे, लेकिन आप अगर उस पर क्लिक करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और अगर आप ओटीपी और पिन देते हैं तो डेफिनेटली आपके जो बैंक अकाउंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आप अपना अकाउंट सेफ रखिए, अपना आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, जो आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग अकाउंट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देते हैं वो सिर्फ अपना दें और किसी का ना दें। और अगर किसी भी स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो जल्द से जल्द कंप्लेन करें। और कंप्लेन कहाँ करनी है वो भी इन्होंने बताया। कंप्लेन करनी है cybercrime.gov.in में जाके, ऑनलाइन आप इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कंप्लेन करने की नौबत ही ना आए, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। जो सावधानी गौरी ने बताया, अब मुझे लगता है जो सावधानी आप बैंक अकाउंट के हैक होने से बचने के लिए करते हैं वही सावधानी आपको यहाँ भी बरतनी है। फिलहाल शुरू करते हैं फिर से सवाल जवाब का सिलसिला। पहले कॉलर हमारे साथ है अहमदाबाद से सुरेश जी। सुरेश जी, क्या है मामला, पूछिए, क्या उलझन है आपकी? हाँ, आप दोनों को नमस्ते और इतने लंबे समय तक इतना बढ़िया प्रोग्राम चलाने के लिए मेरी तरफ से बधाई सर। सर मेरा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। सैलरीड एम्प्लॉय को पीएफ जो हर महीने कटता है सैलरी से, तो पर्टिकुलर जिस साल रिटायरमेंट होनी है उस साल उसको वो पैसा वापस मिल जाता है, तो वो एटीसी में वो क्लेम कर सकता है कि नहीं? वो सेम प्रश्न एनपीएस के लिए है। एटीसीसीडी 1B में जो 50,000 मिलता है, तो जिस साल वो डालता है पैसा उसी साल उसकी रिटायरमेंट है, तो उस साल भी वो क्लेम कर लेगा पैसा। एटीसी में ये उस साल के लिए ले सकता है कि नहीं क्लेम? देखिए, जो पीएफ में कंडीशन होती है वो कंडीशन ये होती है कि आपको 15 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि 2005 में इन्वेस्ट करा हुआ पैसा आप 2020 में निकाल सकते हैं और वो अकाउंट जिस साल में स्टार्ट हुआ है अगर आप वहाँ से लेके चलें। तो अगर आप लास्ट ईयर भी इसको अमाउंट को जमा कर रहे हैं तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन पीएफ में नहीं दी गई है कि आप उसका क्लेम नहीं कर सकते एटीसी में। और एनपीएस में भी ये सेम ही चीज़ अप्लाई होती है, बल्कि एनपीएस में तो पूरा पैसा मिलता ही नहीं है। एनपीएस में 40% अमाउंट आपको पेंशन के तौर पे मिलता है। तो लास्ट ईयर इन्वेस्ट करा हुआ पैसा बिल्कुल आप क्लेम कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो खुशखबरी है इनके लिए कि आप दोनों पैसे क्लेम कर सकते हैं, सेम ईयर में क्लेम कर सकते हैं, आपको बिल्कुल ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं उमेश कुमार जी, जो कि दिल्ली से जुड़ गए हैं। उमेश जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यदि फैमिली के 4 मेंबर अपने खुद के पैसे लगा करके अलग अलग चारों मेंबर और परचेज करते हैं अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के साथ में, और उसके अंदर एक नेशनलाइज बैंक से लोन भी लेते हैं वो चारों मिल करके एक साथ में उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, और परचेज करने के बाद इस प्रॉपर्टी को अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को अगर ये रेंट पर लगा देवे और वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर जो चारों फैमिली मेंबर है उसका एक को ऑनर उसका पार्टनर हो, तो वैसे कंडीशन में जो रेंट आवेगा और जो इंटरेस्ट जावेगा बैंक में, इसका कैलकुलेशन चारों इंडिविजुअल मेंबर्स के हैंड में किस तरह से होगा? इसका कैलकुलेशन, इसमें सेक्शन 24 का जो डिडक्शन है वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, और किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा?
आपके केस में जैसे हम अज्यूम करें कि 4 लोग हैं जिनका इक्वल शेयर है 25-25%, तो आपको अगर 1 लाख का रेंट आ रहा है तो 25-25 हज़ार हर एक के खाते में जाएगा। और आप जो रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की, उसमें आपको सेक्शन 24 जैसे आपने बोला उसका बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद जो आप EMI पे कर रहे हैं उसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, डिपेंडिंग अपॉन आपका ये लेट आउट है तो आप इसमें पूरा का पूरा जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं और आपको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शंस हैं ये बिल्कुल अलग लेके चलिए। पहला कि वो लोन ले रखा है उसका रिपेमेंट कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने उसको लेट आउट करा हुआ है, वहाँ से उनकी इनकम आ रही है, वो उनकी इनकम बन जाएगी और जो उन्होंने लेट आउट करा है वो उनका एक्सपेंस हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं उमेश जी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक प्रश्न मेरा बाकी रह गया इसके अंदर। जी जी बताएं क्या सवाल है। वो प्रश्न ये है कि उसको दिया हुआ ये पार्टनरशिप फर्म को दिया गया है रेंट पर, और उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक पार्टनर को ओनर है। देखिए, जो को ओनर है वो उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा। वो एज एन इंडिविजुअल अपनी रिटर्न में दिखाएंगे कि उनको उसका रेंट आ रहा है अपनी पार्टनरशिप फर्म से। पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म से रेंट ले सकता है। चलिए, मुझे लगता है कि उमेश कुमार जी को अपने सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमारे अगले शो के लिए लिख सकते हैं और फिर हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है इनकम टैक्स से आगे बढ़ के GST से जुड़े सवालों का जवाब लेने के लिए। GST के मुद्दे पर हमारे साथ पहले कॉलर हैं मुंबई से दिलीप पिचौलिया जी। दिलीप जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, हम लोग GST के एक रजिस्टर्ड डीलर हैं मुंबई से, महाराष्ट्र में। तो हमारा ये सवाल है कि GST में जैसे हम लोग तो रजिस्टर हैं, पर MCX में जब डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो डिलीवरी आती है डीमेट में, तो वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी डिलीवरी आ जाती है हमारे को। और जब मुंबई का रजिस्ट्रेशन है तो वो लोग वहाँ उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। नहीं, आपको फिजिकल डिलीवरी आती है प्रोडक्ट की? हाँ। देखिए, GST का जो लॉ है वो ये कहता है कि आपको हर उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेनी है जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपका अपना वेयर हाउस है अगर किसी स्टेट में जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आपका अपना वेयर हाउस नहीं है, आप कोई टैक्सेबल सप्लाई वहाँ से नहीं कर रहे, तो आपको GST रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके केस में आपको देखना यह है कि क्या आप अपने पैन के अंडर वहाँ से सप्लाई कर रहे हैं कुछ। अगर आप कर रहे हैं तो आपको लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि GST में सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन होती है। हर उस स्टेट में आपको लेना होता है जहाँ से आप सप्लाई कर रहे हैं। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे कि अगर आपको प्रॉपर्टी के किराए से हो रही आमदनी तो उस पर किस तरह से चुका सकते हैं GST। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास शो टैक्स गुरु में। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं बेंगलोर से सुशील कुमार जी। सुशील जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने मेरे फाइल में, जैसे मैं मेरा अगर हाउस रेंट दिखाता हूँ या मेरा मैं कमर्शियल रेंट दिखाता हूँ, क्या उस पर मेरे को GST लगेगा या नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे PA ने बताया था अगर मेरे नाम से अगर मैं प्रोप्राइटर फर्म है तो मेरे को GST पे करना पड़ेगा। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म में और मेरे पास कोई प्रोप्राइटरशिप का नहीं है GST लाइसेंस तो मेरे को GST नहीं लगेगा। तो इसके बाद मैं इस चीज में कंफ्यूजन हूँ, मेरे को कमर्शियल या रेजिडेंशियल दोनों का अगर मैं रेंट दिखाता हूँ तो किस में मेरे को GST लगेगा, किस में नहीं लगेगा? देखिए, अगर आप रेंट ले रहे हैं और किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से ले रहे हैं तो आपके ऊपर GST लगेगा, लेकिन इसमें थ्रेशोल्ड है 20 लाख की, तो आप वो ध्यान रखिए। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज हो रही है तो आपको कोई GST नहीं लगेगा। तो आप इन दोनों को अलग अलग लेके चलिए और थ्रेशोल्ड का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए, टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। बस अपने नाम के साथ अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार।